हेलो फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक छोटा सा स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो स्टोरी है ये जुड़ा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से, और उनका जो अपोजिशन था टेम्पल एंट्री बिल को लेके उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो लेट्स बिगिन विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ था। एक सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर एक टाउन और छोटा सा मिलिट्री कैंटोनमेंट था महू। आज सेंट्रल प्रोविंसेस को मध्य प्रदेश कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और ये अपने पिताजी के 14th सन थे और लास्ट सन थे, यानी सबसे छोटे वाले सन थे। इनके पिताजी यानी रामजी मालोजी सकपाल जो थे वो सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो एक ऑफिसर रैंक होता है। ओके, हालांकि इनका जन्म महू में हुआ था सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर, और इनका पढ़ाई भी स्टार्ट वहीं से हुआ था, पालन पोषण भी बचपन का वहीं हुआ था। बट बेसिकली ही बिलोंग टू अ फैमिली, ही बिलोंग टू अ फैमिली विथ मराठी बैकग्राउंड, एंड बेसिकली उनका जो पूर्वज थे वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे महाराष्ट्र के अंदर। ओके, भीमराव रामजी अम्बेडकर वाज हिज फुल नेम, और ये महर कास्ट से आते थे। महर कास्ट एक ऐसा कास्ट जो अनटचेबिलिटी का शिकार और जो दलित कास्ट कहा जाता है उस कास्ट से आते थे। और ये बात हो रही है 1891 की। ओके, जब 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था महर कास्ट के अंदर। सबसे पिछड़ा जो सोसाइटी का जो एक हायरार्की है, जो उसमें सबसे नीचे का जो पायदान होता है उनको दलित को दिया जाता है, उसी कास्ट से डॉक्टर बी आर साहब अम्बेडकर बिलोंग करते थे। तो इस कास्ट के अंदर बर्थ लेने का ही मतलब है कि आपके अंदर बहुत सा जो एक एक जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले ही आ जाता है। क्योंकि दलित कास्ट में 1890s के अंदर बर्थ लेना का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एक इंसान के लिए, ताकि ही कैन सो दैट ही कैन रियलाइज हिज पोटेंशियल, तो वो तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने गलती कर दी कि आपने दलित कास्ट के अंदर जन्म ले लिया है। बट फॉर्चुनेटली कुछ बच्चे थे जिनको पढ़ने का मौका मिल जाता था, और अंबेडकर साहब वाज वन ऑफ देम सो कॉल्ड फॉर्चुनेट चाइल्ड। ओके, ऑल्दो उनको स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, स्कूल वो अटेंड करना स्टार्ट कर दिए, बट एक प्रिंसिपल ऑफ जो प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन था, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, वो उस स्कूल में काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और वही स्कूल में नहीं बल्कि हर स्कूल में जो है प्यूरिटी और पॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल था डेली टू डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हर जगह ये फॉलो होता था। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर कहीं भी पब्लिक प्लेस हो, वेल्स हो, हर जगह ये पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी वाला प्रिंसिपल जो है फॉलो होता था। पॉल्यूशन और प्यूरिटी का प्रिंसिपल ये था कि जो दलित कास्ट हैं वो पॉल्यूटेड कास्ट हैं, और जो जो अपर कास्ट हैं, जो सवर्ण कास्ट हैं, वो प्योर कास्ट है। तो ये लोग इसमें टच नहीं हो सकते, या उल्टा भी कर सकते हैं, ये लोग इनमें टच नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉल्यूटेड लोग प्योर लोग के साथ टच हो जाएंगे तो ये इनका जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो यही चीज इनके स्कूल में था, और इसीलिए इनको बाकी जो बच्चे थे, सवर्ण बच्चे थे, उनसे इनको सेग्रीगेट करके रखा जाता था, उनसे इनको इंटरमिक्स होने नहीं दिया जाता था। और इसी के वजह से जो टीचर्स थे उनका ना तो इनके ऊपर ध्यान जाता था और ना ही किसी तरीका का वो हेल्प कर पाते थे इन बच्चों को। ओके, और स्कूल के अंदर इनको एंट्री जरूर मिल जाता था, लेकिन क्लास के अंदर दे वर नॉट अलाउड टू सीट इनसाइड द क्लास विद सवर्णा क्लास, सवर्णा कास्ट पीपल, द चाइल्ड ऑफ सवर्णा कास्ट। ओके, पानी पीने में इनको क्या बेइज्जती होती थी, इनको क्या जो एक बच्चों को किस तरीका का सोशल इविल का शिकार होना पड़ता था। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि एक अगर दलित कास्ट का बच्चा को अगर पानी पीना है तो फिर वो खुद से जाके घड़ा से गिलास से लेके पानी नहीं पी सकता था। कोई हायर कास्ट का बच्चा आता था और फिर वो पानी उनके हाथ पर देता था और फिर बच्चे पानी पीते थे। बेसिकली इसीलिए ताकि जो वेसल है और जो बर्तन है, जो ग्लास है, उसमें वो टच नहीं हो जाए, और पूरा जो
वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है वो इम्प्योर ना हो जाए, इसलिए इनके लिए थोड़ा सा इस तरीका का व्यवस्था था। आप समझ सकते हैं कि इस तरीका का अगर सोशल इविल का शिकार हो बच्चा, तो उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, उसका जो एक इमोशनल इम्पैक्ट होगा उस बच्चे के ऊपर, वो कितना जो है उसका उसका इम्पैक्ट कितना निगेटिव होगा उस बच्चे के ऊपर। तो बी आर अम्बेडकर साहब आगे चल के उनकी पढ़ाई जो हुई वो बॉम्बे से हुई। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था बॉम्बे के अंदर से, और फिर स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया और इकोनॉमिक्स के अंदर। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि अंबेडकर साहब ने जो सोसाइटल इविल था, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था और जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस था, उसके खिलाफ उन्होंने जो है अपनी जो लड़ाई थी वो जारी रखी। और वो न सिर्फ जारी रखी बल्कि उसको मुकाम तक पहुंचाया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको पता होगा आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आया, और वहाँ से अनटचेबिलिटी को एक जो है इलीगल करार दिया गया। और उसके बाद फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा, एंड देन ये सब सारे जो प्रोविजंस हुए, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ही एक उनको क्रेडिट दिया जा सकता है इन सब चीज़ों के लिए। ओके, अब हम थोड़ा सा देखेंगे टेम्पल एंट्री बिल क्या था। सो टेम्पल एंट्री बिल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मेनी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स दैट हैव अकर्ड इन साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया के अंदर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 1924 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, जो एक बेसिकली केरला के अंदर हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह। और वाइकोम सत्याग्रह त्रावणकोर में हुआ था, जो केरला का ही पार्ट है। और इसके अंदर बेसिकली ये एक सोशल मूवमेंट था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें जो लोअर कास्ट, जो दलित कास्ट लोग थे, वो बेसिकली ये चाहते थे कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें उनको भी इंटर करने दिया जाए। ओके, वाइकोम सत्याग्रह का सपोर्ट गांधी जी ने भी किया था, और वहाँ वो टूर भी किया था उन्होंने सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर साउथ इंडिया में कई जगह पर ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ, और केरला में पार्टिकुलरली त्रावणकोर में ये और ज़्यादा हुआ। तो उसी से इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का टेम्पल एंट्री बिल। तो 1933 के अंदर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टेम्पल एंट्री बिल लाया था। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आया था, लेकिन उससे पहले मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये टेम्पल एंट्री बिल आया था। जो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टेम्पल एंट्री बिल आया था, उसको तो गवर्नमेंट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। बट जो रंगा अय्यर साहब ने जो सेंट्रल असेंबली के अंदर जो टेम्पल एंट्री बिल लाया था, उसको बड़ा चालाकी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन गार्नर करने के लिए सर्कुलेट कर दिया। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फिलॉसफी था डिवाइड एंड रूल का, उसको इन्होंने यहाँ पर यूज किया। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी कि वो एक इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ उनका जो है एक इमोशंस आए, और जो लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ भड़काया जा सके। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किस तरीका से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें कामयाब भी हुई। और देखें, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सर्कुलेट किया तो ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, जो सवर्णा क्लास के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया। काफ़ी यूजली इट वाज अपोज्ड, वाइडली अपोज्ड बाय अपर कास्ट हिंदूज। और आयरोनिकली ये हुआ कि कुछ टेम्पल्स जिन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स के बाद जो दलित को और जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे उनके लिए जिन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था, उन टेम्पल्स ने भी अब दरवाज़ा बंद कर दिया उन लोगों के लिए। और एक जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना था सिचुएशन को, सोशियो रिलीजियस कंडीशंस को, वो एक रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगा। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो खेल था डिवाइड एंड रूल का, इसमें कामयाबी मिली टेम्पल एंट्री बिल के अंदर। वो हम लास्ट में देखेंगे किस तरीका से ये कामयाब हुए। ओके, गांधी जी का टेम्पल एंट्री बिल से क्या रिश्ता था। हमने डिस्कस किया कि 1924 के अंदर जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, उसमें गांधी जी त्रावणकोर जाके उसको सपोर्ट किया था। और फिर 1932 में फिर कम्युनल अवार्ड आता, और फिर गांधी जी फास्टेड, एंड देन a pact called Pune Pact was signed between Gandhi ji and B.R. Ambedkar.
सो गांधी जी वॉज वेरी इमोशनली, वो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड थे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी था जो हिंदुइज्म के अंदर, उसको लेके ये इमोशनली काफी, बिल्कुल गांधी जी इमोशनल हो चुके थे और वो चाहते थे कि हिंदुइज्म से जितना जल्दी हो सके अनटचेबिलिटी और जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, अनटचेबल, ये डिप्रेस्ड क्लासेज जिनको उन्होंने हरिजन कहा बाद में जाके, तो वो चाहते थे कि अगर हिंदुइज्म को बचाना है तो इसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इस बिल को सपोर्ट करने के लिए अपील करा था। बट यू नो ए सरप्राइज एलिमेंट कम हियर, अम्बेडकर साहब ने इस बिल का खुले तौर पर विरोध किया था। और उसका, उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो काफी, एक आप देखेंगे कि इनका आर्ग्यूमेंट जो था काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा था कि डिप्रेस्ड क्लासेस आखिर टेम्पल एंट्री चाहती है या नहीं चाहती है, ये आपको पहले समझना होगा। ये अम्बेडकर साहब का कहना था। उनका कहना था कि डिप्रेस्ड क्लासेज एक ऐसा रिलीजन चाहती है जिसमें इक्वलिटी ऑफ सोशल स्टेटस हो, और कोई भी जो सिविलाइज सोसाइटी है वो सोशल इविल्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो हिंदुइज्म आखिर क्यों जस्टिफाई करने में लगा हुआ है, क्यों ये टेम्पल एंट्री दे के आप एक टोकन एक्शन लेना चाहते हैं, एक सिंबॉलिक एक्शन लेना चाहते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, जो जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस हैं दलित के डिप्रेस्ड क्लासेस से, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। उनका कहना था कि द टेम्पल एंट्री बिल जो है उसमें टेम्पल एंट्री की बात तो कही गई है, लेकिन सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर एंट्री की बात नहीं कही गई है। सैंक्टम सैंक्टोरम मंदिर का वो हिस्सा होता है जो सेंट्रल हिस्सा होता है, जिसके अंदर स्टैच्यू रखे होते हैं और हम वहां जाके पूजा करते हैं बेसिकली। तो बिल में कहीं ना कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि सैंक्टम सैंक्टोरम में एंट्री मिल जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस को। और जो जो डिप्रेस्ड क्लासेज के लोग हैं उनको जो मूर्तियां होती हैं, जो आइडल होते हैं, उन पर पूजा वो कर पाएंगे, उन पर फूल चढ़ा पाएंगे या प्रसाद चढ़ा पाएंगे। जो जो कहते हैं ऑब्लेशंस, यानी कि जो चढ़ावा होता है वो क्या डिप्रेस्ड क्लासेज को करने दिया जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर साहब का एप्रीहेंशन इसीलिए था इस बात को लेके, क्योंकि मालवीय, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय साहब ने बिल्कुल इस बात से लेके सख्त मना कर दिया था कि डिप्रेस्ड क्लासेज को बिल्कुल भी अगर मंदिर में घुस भी जाए तो उनको सैंक्टम सैंक्टोरम वाला जो एरिया उसके अंदर उनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसी बात को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अंदर इस टेम्पल एंट्री बिल के सक्सेस को लेके एप्रीहेंशन था। ओके, उनका कहना था कि चलो मान लेते हैं कि टेम्पल एंट्री तो हमें मिल गया, लेकिन बाकी जो सोसाइटल इविल है, जैसे वेल्स में जो जिस वेल्स को अपर कास्ट लोग यूज करते थे, उस वेल्स से पानी निकालने का जो नहीं परमिशन था ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, तो बाकी जो सोशल इविल्स था क्या उसमें उसमें भी बदलाव आ जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये कहना था। उसके बाद इनका बिल्कुल क्लियर था कि बेसिकली इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट के थ्रू आप लोग ये चाहते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेज है वो हिंदू रिलीजन के अंदर उनको रिटेन किया जा सके, वो कोई और रिलीजन ना अपना ले, इस डर से आप टेम्पल एंट्री जैसा बिल ला के एक टोकन एक्शन, एक सिंबॉलिक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जो रूट काउज है, जो रूट इविल है, उसको आप एड्रेस नहीं करना चाहते। और जो डिप्रेस्ड क्लासेज का सिचुएशन जो है वो इससे उस पर थोड़ा सा भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का कहना था कि डिप्रेस्ड क्लासेज का जो इमीडिएट कंसर्न है वो ये है कि उनको पॉलिटिकल पावर मिले। वो पॉलिटिकल पावर अगर सिक्योर कर लेंगे तो बस सॉल्यूशन तो उसी से हो जाएगा, दैट अलोन इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। वो चाहते थे कि सोशल स्टेटस जो है डिप्रेस्ड क्लासेज का, सवर्णा हिंदू जो अपर कास्ट हिंदू है उनके बराबर उनको उनको बैठने का और उनके बराबर उनको सोशल स्टेटस मिले। और बी आर अम्बेडकर साहब का जो अप्रोच था वो बिल्कुल क्लियर था कि आप जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं उनको एजुकेशन दें, उनको आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें, उनको आप पॉलिटिकल पावर दे दें, तब जो उनका सिचुएशन जो है
सोसाइटी के अंदर जो उनका स्टेटस है वो अपने आप जो है वो ऊपर जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये सब एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कि ये एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन का इकोनॉमिक जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन जो है डिप्रेस्ड क्लासेज का, और पॉलिटिकल पावर दिया जाए। और इसी के लिए डॉक्टर बी आर साहब का अम्बेडकर का जो लड़ाई भी था इसी चीज़ को लेकर था। लेकिन आप देखेंगे कि गांधी जी का जो अप्रोच था सोसाइटल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके, वो गांधी जी से थोड़ा अलग था। गांधी जी चाहते थे कि जो सवर्णा लोग हैं उनको परसुएड किया जाए, उनका हृदय परिवर्तन कराया जाए, तभी जाके एक लास्टिंग सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन आएगा और अनटचेबिलिटी और जो सोशल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज हैं वो परमानेंटली जो है खत्म हो पाएंगे। और गांधी जी का जो अप्रोच था वो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल जो एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 70 साल में काफ़ी काम किए हैं। आज हम 70 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को लेके, बट हेयर एंड देयर ऑफन वी कम अक्रॉस न्यूज़ कि ये दलित के साथ ये हो गया और ये अनटचेबिलिटी आज भी वहाँ चल रहा है देश के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर एजुकेशन और जो है कानून बना देने से उनका जो सोशल सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है वो बिल्कुल उसमें रेडिकल चेंज आ गया। बट अंबेडकर साहब की का भी जो आर्ग्यूमेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पिछले 70 ईयर्स में जो डिप्रेस्ड क्लासेज का जो आज का सिचुएशन है वो अगर आप कंपेयर करेंगे 50 साल या 100 साल पहले, तो वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट रेडिकल चेंज तो अभी भी नहीं हुआ है। तो ये था एक दोनों के बीच का जो अप्रोच था सॉल्यूशन को लेके, सोशल इविल को लेके, जिसमें गांधी जी चाहते थे कि चेंजेस शुड कम फ्रॉम विद इन द सोसाइटी, और अंबेडकर साहब चाहते थे कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, कुछ एक्सटर्नल बातें जैसे लॉ बना दीजिए, एजुकेशन दे दो, आप जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कीजिए, तो जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस between Gandhi's approach and Ambedkar's approach towards solution to the societal problem of untouchability and social discrimination। तो कुल मिला के जो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में जो डायलॉग था, जो एक टेम्पल एंट्री बिल को लेके था, वो खत्म हो गया। और गांधी जी ने फिर लास्ट में जो है उनका एक वीपन है जो फास्टिंग का, उन्होंने उसका यूज किया और अनसक्सेसफुली यूज किया, क्योंकि 3 वीक्स तक वो फास्टिंग उन्होंने करा, बट उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं निकला। और बाद में जो पब्लिक बैकलेस, जो सवर्णा क्लास के द्वारा जो इसको अपोज किया गया, तो बाद में गवर्नमेंट ने भी इसका, शुरू से ही वो तो अपोज कर रही थी और वो तो चाहती थी कि जो आम जनता है, खासकर से जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ किया जाए, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर किया जाए, क्योंकि 1930s के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस ने जिस तरीका से एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस तरीका से एक अनस्टेबलाइज किया था, वो काफ़ी उससे डरे हुए थे कहीं ना कहीं अंग्रेज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले तो मुस्लिम को उन्होंने अलग किया, फिर सिख्स को अलग किया, और फिर धीरे धीरे चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेज को अलग करो, फिर ऑर्थोडॉक्स को अलग, जो हिंदू कास्ट में जो सवर्णा लोग हैं उनको अलग करो, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दो, और फिर हमारा राज जो है वो कंटिन्यू रहे। तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो था उनका यहाँ पर भी काम कर गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर उसको बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल और बोला कि इससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो उन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया, और बाद में रिजल्ट ये हुआ कि रंगा अय्यर साहब, जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने फिर से उसको विथड्रॉ कर लिया जुलाई 3, 1934 को। तो इस तरीक़ा से टेम्पल एंट्री बिल, जो एक सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहता था, जो हिंदू टेम्पल्स को डिप्रेस्ड क्लासेज के लिए खोल देना चाहता था सभी के लिए, वो डिफीट हो गया। और इस तरीक़ा से ये कहानी का द एंड हो जाता है।